2025 में परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हम आज बायोलॉजी का दूसरा वीडियो जो परिवहन से शुरू कर रहे हैं, श्वसन और पोषण के बारे में मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल बता चुके थे। प्यारे बच्चों, आज तीसरा पार्ट है परिवहन। परिवहन में 30-40 क्वेश्चन जो मुख्य है, परीक्षा लायक है, परीक्षा में पूछने लायक है, उस क्वेश्चन का संग्रह किए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से पेड़ पौधों के दो संवहन उत्तक हैं। तो चालनी नलिकाएं पाई जाएगी किसमें? फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन की होती है? 120 दिन। कितने दिन का? 120 दिन का। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक का मतलब होता है ले जाने वाला, ले आने वाला। तो संवहन और उत्तक ये पेड़ पौधों की मतलब पेड़ पौधों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। प्यारे बच्चों, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी डी में है बी और सी दोनों। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें ऑप्शन में है उत्तक, कोशिका, पदार्थ कोई नहीं, सिर्फ उत्तक है। अगर तरल संयोजी उत्तक रहता तो भी वही होता, सिर्फ क्या है? उत्तक। तो ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी मानव का जो हार्ट है वो किस चीज से घिरा हुआ है? तो याद रखना है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से। मानव का हार्ट पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिन की होती है? प्यारे बच्चों, याद रखना है श्वेत, अभी बताया हम आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता, और यहां है डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त का मतलब डब्ल्यू, शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पहला है 12 से 20 दिन, दूसरा है 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना। क्या होगा? 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। 7वां क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, पक्षी में हीमोग्लोबिन है, मनुष्य में है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होती है। यहां अगर तिलचट्टा भी रहता तो वो भी ऑप्शन में अगर रहता तो वो आंसर होता। तो क्या होगा यहां? मक्खी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होती है। एनीमिया इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कमी। तो क्या होगा इसमें? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक है। मनुष्य जीवों के शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम हीमोग्लोबिन करता। कौन? ऑक्सीजन का वाहक कौन? आरबीसी। अगर हीमोग्लोबिन रहता तो हीमोग्लोबिन होता, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक है। शुद्ध रूप से वैसे कहें तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन है। इसीलिए अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो किस में होगा? आरबीसी। रुधिर चाप नियंत्रित करती है थाइमस। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। प्यारे बच्चों, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होगी? किसके द्वारा? रुधिर चाप नियंत्रित होती है। क्वेश्चन में उलटफेर है। रुधिर चाप नियंत्रित होती है, पहला थाइमस है, नहीं होगी, थायराइड नहीं होगी, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है,
रुधिर चाप नियंत्रित होता है? थैमस द्वारा नहीं होगा, थायराइड, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल, वृषण द्वारा। किसके द्वारा? वृषण द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? प्यारे बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊंट में क्या होगा? कॉकरोच। क्या होगा? कॉकरोच। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय का एक अलग क्वेश्चन इसी पर बता रहे हैं हम। ममेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे वैश्म कहा जाता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो प्यारे बच्चों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है ये। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करती है? द्वार कोशिका, सहचर कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, मूल रोम। क्या होगा? द्वार कोशिकाएं। क्या होगी? द्वार कोशिका। एस्टोमेटल मतलब रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए वो उसको नियंत्रित करती है। यानी रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद होना, ये कंट्रोल करता है कौन? द्वार कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यह क्वेश्चन पिछली चैप्टर में भी था। रंध्र। किसमें? रंध्र द्वारा। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ये 4 ऑप्शन है। व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। इस चारों जीव में सबसे ज्यादा धड़कन किसका होता है? चूहा का। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। क्वेश्चन है, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। किसमें होगा? सुक्रोज के रूप में। इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता? रक्त का लाल दिखना हीमोग्लोबिन है। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हमारा शरीर किस पीएच परास पर कार्य करता है? 7.0 यानी 7 से 7.8। 7 से 7.8 ऑप्शन नंबर डी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? बच्चों, रक्त प्लेटलेटस। क्या होगा? रक्त प्लेटलेटस, जिसको रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेटस का काम है रक्त स्राव को रोकना। तो क्या होगा इसमें? प्लेटलेटस। क्या होगा? प्लेटलेटस। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम पेड़ पौधों के लिए जमीन से खनिज लवण पहुंचाती है, यानी जल के वहन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों में, फिर वो क्वेश्चन रिपीट है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना है, हार्ट को केंद्रीय पंप अंग कहा जाता है। हार्ट में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। अब इस ऑप्शन में देखना है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता किसके द्वारा? तो किसके द्वारा होगा? नीले के द्वारा। किसके द्वारा? नीले के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है, या कौन सा उपकरण ब्लड प्रेशर को मापती है? तो आंसर होगा स्फैग्मोमाइनोमीटर। स्फैग्मोमाइनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को, अभी हम थक्का जमाने वाली बात किए थे, यहां भी थक्का जो ही होगा तो याद रखना रक्त प्लेटलेटस का काम है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पादप में
फ्लोएम उत्तरदायी है। जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन था, जाइलम उत्तरदायी है जल परिवहन के लिए, खनिज को ढोने के लिए, उसी तरह पादप में फ्लोएम का काम है भोजन संवहन करना, रक्त का थक्का बनाने। फिर यहाँ रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है रक्त पट्टिकाणु। यहाँ लिखने में मिस है रक्त पट्टिकाणु, ऑप्शन नंबर सी। एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। रसारोहण नहीं होगी, अवशोषण नहीं होगी, क्या होगी? विसरण। क्या होगी? विसरण। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन अब लगभग है 120 mmHg, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? क्वेश्चन है पौधा के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होती है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प उत्सर्जित होना। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहां से होगी? पत्ती से। कहां से होगी? पत्ती से, ऑप्शन नंबर सी। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, सभी। तो प्यारे बच्चों, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। कौन सी भित्ति मोटी होगी? भीतरी। बाहरी मोटी नहीं होती, पार्श्व नहीं, सभी नहीं होगा, क्या होगा? भीतरी। धमनियों का कार्य है, याद रखिएगा, रक्त परिवहन में धमनी और शिरा, एक होता रक्त केशिका। धमनी का काम है हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना, और शिरा का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, और रक्त केशिका का काम है मतलब शरीर के संकीर्ण भागों में जहां धमनियां नहीं पहुंच पाती है वहां रक्त आपूर्ति करती है रक्त केशिका। तो प्यारे बच्चों, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को परिवहन करना। तो यहां ऑप्शन नंबर ए। डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की? डेंगू रोगी यानी डेंगू मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर का WBC कमजोर हो जाता। क्या कमजोर हो जाता? WBC, सॉरी WBC नहीं, डेंगू RBC, WBC प्लेटलेट, सॉरी। जो ही डेंगू मच्छर काटेगा, बीमारी से ग्रसित होंगे, तो उस डेंगू मच्छर का असर सबसे पहले शरीर में रक्त प्लेटलेट्स पर पड़ता है, जिसके काउंट को लॉ कर देता, बहुत नीचे कर देता है। अगर अच्छा से इलाज ना हो तो मर जाता लोग। तो याद रखना क्या होगा? रक्त प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा होती है 40 mg, 30 mg, 20 mg, 100 mg। क्या होगा? 20 mg। मानव के रक्त में यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है? 20 mg। रक्त के जमने का कारण RBC, WBC, फाइब्रिनोजिन कोई नहीं, क्या होगा? इसमें रक्त के जमने का प्लेटलेट्स रहता तो होता, पट्टिकाणु रहता तो होता, बिंबाणु रहता तो होता, ठीक। इनमें नहीं है तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। रक्त किस तरह का उत्तक है? शुरू में ही कहे थे हम, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान दे रहे हो? तो ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय को कहा जाता, हमने शुरू में ही कहा था, केंद्रीय पंपंग, केंद्रीय पंपंग। 37, कौन सी रक्त कोशिका रक्तस्राव को रोकती है? ध्यान देंगे, RBC नहीं होगी, WBC नहीं होगी, लसीका क्या होगी? पट्टिकाणु। नाम जानना जरूरी है, प्लेटलेट्स का ही नाम पट्टिकाणु होता है, बिंबाणु होता है। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? याद रखना, सर्व रक्तदाता समूह O होता है, सर्व रक्तदाता समूह O होता है। अब यहां क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? A नहीं लेगा, B नहीं लेगा, सबसे O नहीं, कौन होगा?
ए बी। कौन होगा? ए बी। रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। इसी में ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। लेकिन टाइप्स ऑफ ब्लड 3, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता? इस ऑप्शन में मनुष्य, मेढक, पक्षी, मछली। तो प्यारे बच्चों, दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? मनुष्य, मेढक, पक्षी, मछली। क्या होगा? 39 को। हाँ, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, ध्यान देना है। हीमोग्लोबिन में रेडनेस आने का कारण है लोहा। कौन चीज है? लोहा। ये लोह तत्व। कौन तत्व? लोह तत्व हीमोग्लोबिन में रेडनेस लाती है, जिसके चलते रक्त लाल होती है। तो क्या होगा? लोहा। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता? मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, मछली में। किसमें होगा? मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है? याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। क्या होगा? लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हृदय के वैष्णों का शिथिलन याद रखना है। 1 BP बराबर 1 सिस्टोलिक प्रेशर बटे 1 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी 1 BP स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव 120/80 होता है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए, वयस्क व्यक्ति के लिए। यहां क्वेश्चन है हृदय के वैष्णों का शिथिलन, सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय कोई नहीं। क्या होगा? डायस्टोल। हृदय के वैष्णों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप, उसके ब्लड का दाब क्या होता है? 120/80। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में O2 उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाती है? रक्त के माध्यम से नहीं जाती है। गाय, मनुष्य, तिलचट्टा कोई नहीं। ध्यान देना है, क्या होगा इसमें? तिलचट्टा। हृदय का पेसमेकर है प्यारे बच्चों, ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या होगा? ऐसे नोड। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सभी। क्या होगा? सभी। प्लाज्मा के अलावा रक्त में RBC भी होता, WBC भी होता, प्लेटलेट्स भी होता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होगी। रंध्र पेड़ पौधों के पत्तियों में, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? चिंता, उत्सुकता, रोग, सभी। ध्यान देना है, हाई ब्लड प्रेशर खुशी से भी, गम से भी, दुख के कारण भी ऐसा होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। किसको कहा जाएगा? ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। प्यारे बच्चों, परिवहन से संबंधित 49 क्वेश्चन को हमने अभी बताया। अब आपको ले चलते हैं, इसी जैव प्रक्रम था हिस्सा है, क्या है? उत्सर्जन। चलिए देखते हैं उत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन को। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। निष्कासन नहीं होगी, परासरण नहीं होगी, क्या होगी? विसरण। क्या होगी? विसरण। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। कौन होता है? वृक्क। वृक्क। वृक्क का आकार सेम के बीज जैसा होता है। प्रत्येक मनुष्य के 2 वृक्क होते हैं।
तीसरा, जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, सभी। तो प्यारे बच्चों, जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? क्या होगा? यूरिया। क्या होगा? यूरिया। पादप में उत्सर्जी पदार्थ है, पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है। खास वृक्ष का नाम नहीं है, सिर्फ पादप है। गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी ये तीनों पादप का उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क का संबंध उत्सर्जन से होता। किससे? उत्सर्जन से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? फिर वही क्वेश्चन है, क्या होगा? वृक्क। उत्सर्जन की बात हो तो तुरंत आंसर समझना है वृक्क। क्या समझना है? वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। मतलब वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और कोशिका बताओगे, सजीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, लेकिन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। मानव डायलिसिस थैली है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं। डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी। क्या होगा? नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क मनुष्य द्वारा, मनुष्य के शरीर में कृत्रिम वृक्क भी लगाया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चले। मानव में गुर्दे का आकार, अभी हमने कुछ देर पहले बताया, सेम के बीज जैसा। कैसा होगा? सेम के बीज जैसा। सेम के बीज के आकार का। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड, वृषण। क्या होगा? वृषण। क्या होगा? वृषण। वृषण को हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा क्या प्रतिशत? 2%। मनुष्य में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, टेनिन। टेनिन मुख्यतः कहां पाया जाता है? वृक्क के छाल में, पुराने जाइलम में, फ्लोएम में, जड़ों में। क्या होगा आंसर? जड़ों में। टेनिन मुख्यतः कहां पाया जाता है? जड़ों में। जड़ों में भी होगा और छालों में भी होगा, दोनों होगा इसमें। बबूल के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। बबूल के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन, बबूल के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन, रेजिन, गोंद, लेटेक्स। क्या होगा? लेटेक्स नहीं होगा, रेजिन नहीं होगा, टेनिन नहीं होगा। क्या होगा? गोंद। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? यहां था गोंद बबूल का, तो रेजिन किसका होगा? चीर का। किसका होगा? चीर का। पौधों में उत्सर्जन होता है वातरंध्रों से, पत्तियों से, छाल के अलगाव से, सभी। पौधों में उत्सर्जन होता है, प्यारे बच्चों याद रखना है, पत्तियों से, वातरंध्रों से, छाल के अलगाव से, यहां सभी है। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया, वातरंध्र का मतलब होता है पेड़ पौधे पत्ती के मदद से सांस लेती है, जिस पत्ती में रंध्र होता, छिद्र होता। क्या होता? छिद्र। तो यहां उत्सर्जन की चर्चा है, तो वातरंध्र से, पत्तियों से, तो वातरंध्र पत्तियों में ही पाया जाता है, छाल के अलगाव से, छाल का अलगाव से, और सभी। क्वेश्चन, वातरंध्र से भी होगा, छाल का अलगाव भी उत्सर्जन है,
पत्तियों से भी उत्सर्जन होता है, इनमें से सभी होगा। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, आमाशय में, अग्न्याशय में। कहाँ होगा? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होगा? यकृत में। कहाँ होगा? यकृत में। मछलियों में उत्सर्जन क्या है? मछलियों में उत्सर्जन क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। क्या होगा? मछलियों में उत्सर्जन कौन चीज है? अमोनिया। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। प्यारे बच्चों, वृक्क से संबद्ध 3 रचनाएं होती है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये सब उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा है, जिनमें प्रमुख उत्सर्जन कौन है? वृक्क। वृक्क से संबद्ध 3 रचना होती है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2। मूत्र में होता है क्या क्या? जल, यूरिया, NaCl, इनमें से सभी। किस उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान देना, इसमें से कौन सा ऐसा उत्सर्जित पदार्थ है जिसको निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या होगा? किस उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्वेश्चन ठीक करवाए थे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सभी। क्वेश्चन में कुछ मिस है, यहां आवश्यकता नहीं, आवश्यकता ये नहीं होगा। मतलब है किस उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो क्या होगा? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। मूत्राशय का आकार होता है कैसा? नाशपाती जैसा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्न्याशय, वृक्क। चयन करें, कौन होगा? अग्न्याशय मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? हेनले लूप में, पीवीसीटी में, डीसीटी में, इनमें से सभी। क्या होगा? हेनले लूप में। किसमें होगा? हेनले लूप में। वृक्क की लंबाई होती है मनुष्य में, वृक्क की लंबाई कितनी होती? 10 cm, 8 cm, 12 cm, कोई नहीं। क्या होगा? 10 cm। मनुष्य के वृक्क की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 cm। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? याद रखना है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। लेटेक्स का रंग होता है दूधिया। लेटेक्स का रंग कैसा होगा? दूधिया। यहां लिखा गया दूधिया। अब 31 के बाद 31 क्वेश्चन इसमें है। प्यारे बच्चों, हम जैव प्रक्रम के 4 पार्ट्स को बताया। पहला वीडियो में पोषण और श्वसन था। आज के इस वीडियो में 2 है, परिवहन और उत्सर्जन। परिवहन और उत्सर्जन अप्रोक्स 80+ ऑब्जेक्टिव था। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अब हम अगले वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तथा रिप्रोडक्शन को बताएंगे। 2 अध्याय, 5वां और 6ठा। तो आइए अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।